हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोटेक्नोलॉजी, ये यूनिट स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी नाम से समझ आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी मतलब ऑर्गेनिजम्स, नेचुरली जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या फिर किसी भी लाइफ के साथ किसी भी लाइफ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, इसी को हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी उन टेक्निक्स को यूज़ करती है, उन टेक्निक्स के साथ डील करती है जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स से जो एंजाइम्स बनते हैं उनको यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए, या हमें कोई भी ऐसे प्रोसेस है जो हमारे लिए यूज़फुल है, किन का यूज़ करेंगे, लाइव ऑर्गेनिजम्स के, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके एंजाइम्स को, उनके जीन्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल है, किसी भी फील्ड में यूज़फुल हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में, हमारे फूड के लिए, ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेडिसिन के लिए, किसी भी वे में हम इनको यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी अभी की ब्रांच है, बहुत पुरानी है बेटा। ठीक है, जैसे हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा ना, उसमें भी हमने क्या किया था, माइक्रोब्स को ही तो यूज किया था। और माइक्रोब्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हाँ, उसमें नेचुरली हमने उनको यूज़ किया था, लेकिन हम उसको भी क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। दही का बनाना पुराने समय से है ना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ये भी क्या है, माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस है, और ये भी बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म है। ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, पुराने टाइम की बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, चीज़ बनाना, ये पुराने टाइम की बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन आजकल जो मतलब न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हम क्या करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही बना देते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जिनके जीन्स को हमने, जिनके जेनेटिक मटेरियल को हमने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और इससे हमें उस ऑर्गेनिज्म में वो डिजायरेबल कैरेक्टर मिल गया जो हमें चाहिए। ये भी क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म और ओवन्स को एक टेस्ट ट्यूब में क्या करवाना बेटा, फ्यूजन करवाना, फर्टिलाइजेशन करवाना, ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। किसी भी जीन को सिंथेसाइज करना, डीएनए वैक्सीन बनाना, ताकि किसी भी डिफेक्टिव जीन को या कोई भी एबनॉर्मलिटी है उसको करेक्ट करने के लिए, इसमें भी क्या यूज होती है, बायोटेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न है बेटा। ठीक है, ये बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे होते हैं ये काम, बहुत ही माइक्रो लेवल पे। देखो कितने माइक्रो लेवल पे होंगे, हम सेल को भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है ना। और ये क्या करवा रहे हैं, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन करवा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में बहुत ही माइक्रो मतलब सूक्ष्म काम होता है बेटा ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मशीनरी यूज होती है। ठीक है, नाउ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ईएफबी की फुल फॉर्म है, एनसीईआरटी में दी हुई यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल साइंस की इंटीग्रेशन करना ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, उनकी सेल्स को, उनका कोई भी पार्ट लेना, उनका कोई भी मॉलिक्यूल लेना फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हमारे लिए कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, हमारे लिए कोई सर्विस के लिए, नेचुरल साइंस के किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी सेल, उसके कोई भी पार्ट, सेल के पार्ट या कोई भी मॉलिक्यूल को यूज करना, कोई भी जीन को यूज करना, किसके लिए, हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, क्या होती है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी होती है। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, ये यूरोपियन जो फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने दी हुई है। ठीक है, जैसे IUPAC नेम होते हैं, और ये आपके ये साइंटिफिक नेम जो देते हैं, ऐसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। नाउ क्या प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, प्रिंसिपल्स में टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी कोर टेक्निक है बेटा, एनसीईआरटी में देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब वो इंजीनियर जो जीन्स को मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, जीन्स को एल्टर करेगा, जीन्स की केमिस्ट्री को एल्टर करेगा, उनको चेंज कर सकता है। ठीक है,
क्यों? हमारे फायदे के लिए, ठीक है। उसे कुछ ऐसा उन जीन से चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल होगा, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? डीएनए में मैनिपुलेशन करना या आरएनए में जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन करेगा, ठीक है। फिर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करेगा ताकि उस होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो सके या उससे ऐसे प्रोडक्ट मिल सके जो हमारे लिए यूजफुल है। आगे अच्छे से इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगी मैं। नाउ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, मतलब कोई भी हम जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई भी माइक्रोब्स को हम ग्रो कर रहे हैं, तो जरूरी है कि वो स्टेराइल हो। ये नहीं कि कोई और माइक्रोब भी आके उसमें जंप कर रहा है, ठीक है। कोई और माइक्रोब्स की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, कंटामिनेशन फ्री होनी चाहिए, माइक्रोब कंटामिनेशन फ्री, तभी हमें अच्छा रिजल्ट, सही रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है। नाउ आपको पता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? वेरिएशंस आते हैं, है ना। परमिट्स वेरिएशन आते भी हैं और ये परमिट भी करता है, लेकिन एसेक्सुअल में जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहता है। पहले के टाइम पे क्या थी बेटा? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होती थी कि हमें इस प्लांट में ये डिजायरेबल जीन है और इसमें ये डिजायरेबल जीन है, इन दोनों की ब्रीडिंग करवाई तो हमें दोनों डिजायरेबल जीन तो मिल गए, लेकिन इनके साथ साथ इनके जो अनडिजायरेबल जीन है वो भी तो आएंगे ना इनके साथ, है ना। तो ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन थी जिसमें हम कोई या तो कोई भी एनिमल हो, ठीक है, अगर हमें उनका डिजायरेबल जीन चाहिए तो दूसरे के साथ क्रॉसिंग करवा के दोनों के डिजायरेबल जीन तो आ ही जाएंगे, लेकिन उनके साथ उनके अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए थे। लेकिन आज की जो टेक्निक्स हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, रिकम्बिनेंट डीएनए है, जीन क्लोनिंग है, जीन ट्रांसफर है, उसमें हम क्या करते हैं? जो कैरेक्टर हमें चाहिए वही स्पेसिफिक कैरेक्टर हम होस्ट में ट्रांसफर करते हैं और उससे हमें वही कैरेक्टर मिल जाता है, ठीक है। ओनली डिजायरेबल जीन की जेनेटिक इंजीनियरिंग, उससे हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकेंगे। क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए वो मैं बताऊंगी। जीन, कोई भी एक जीन है जो हमारे लिए बेनिफिट है, यूजफुल, हम उसकी क्लोनिंग करवा देंगे। क्लोनिंग का मतलब समझते हो ना? उसकी कॉपी तैयार कर लेंगे और फिर उसको कितने भी उससे उस टाइप के जीन निकालो, है ना। कोई एक ऐसा जीन है उसको ट्रांसफर कर देंगे होस्ट में कि हमें तो इस जीन का ये कैरेक्टर चाहिए इस होस्ट में, और हमें वो मिल जाएगा। ओनली डिजायरेबल, यहाँ पर हमें वही जीन, वही कैरेक्टर, वही चीज़ मिलेगी जो हमें चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे? जैसे ये है न्यूक्लियस और इसमें ये क्या है बेटा? डीएनए, ठीक है। हमें ये जीन है ना, ये जीन क्या करवाना है? क्लोन करवाना है, यानी कि इस जीन की कॉपीज तैयार करनी, क्योंकि इस जीन में ऐसे कैरेक्टर है जो हमारे लिए यूजफुल है, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन इसके लिए हमें क्लोनिंग करवाने के लिए हमें जिस भी होस्ट के डीएनए में डालना है उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसमें सेट करना पड़ेगा, उसमें चिपकाना पड़ेगा। पहले इसको जहाँ से हमने लिया वहाँ से काटना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ पे लाके इसको चिपकाना पड़ेगा, ताकि ये आसानी से ये जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो ये भी इसके साथ साथ रेप्लिकेट हो पाए, ठीक है। कहाँ पर लगाएंगे इसको? ओरी के पास। ओरी क्या था? इसीलिए मैंने कहा था कि उस चैप्टर को रिवाइज करना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब वो स्पेसिफिक साइट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको हम ओरी बोलते हैं, है ना। वहाँ अगर इसको हमने लाइगेज एंजाइम, कौन से एंजाइम से? लाइगेज एंजाइम से अगर हमने उसको वहाँ पे लगा दिया तो ये क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा और फिर ये क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा बेटा, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। मतलब इसकी फिर कॉपीज तैयार होने लग जाएंगी। प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। आपको पता है प्लाज्मिड क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया होता है उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके साथ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है उसके पास, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड भी क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। और किसी भी बैक्टीरिया के पास कुछ इस टाइप के मतलब जीन्स होते हैं इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल उसमें, कि ये किसी वायरस, जो इस पे कोई इन्फेक्ट करता है वायरस, तो उसको मतलब उसके डीएनए को ये कट कर सकता है, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड को हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। एज ए वेक्टर का मतलब एज ए व्हीकल यूज कर सकते हैं, कि इसमें डाला हमने उस जीन को और यहाँ पर भेज दिया, ठीक है, और यहाँ पर भेज दिया। वेक्टर का मतलब बेटा व्हीकल डीएनए, जिसमें हम डीएनए के या जीन्स डाल के इसको कहीं भी भेज सकते हैं। प्लाज्मिड ऐसा वेक्टर का काम करेगा, ठीक है। समझ आएगा सब?
सिर्फ सुन लो ध्यान से, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? द टेक्निक ऑफ अल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो टेक्निक जिसमें है जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज कर सके, डीएनए हो या आरएनए हो, हमने उसको चेंज कर दिया, जैसा हमें चाहिए वैसे हमने उसको कर दिया। अब उसको इंट्रोड्यूस कर दो किसमें? होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, ताकि उसके फिनोटाइप को हम चेंज कर सके, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ही हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, कोई वैक्सीन हो गया, कोई एंजाइम्स हो गए, या कोई और प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम उनको प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है रिकम्बाइंड डीएनए, ठीक है। ए पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए फॉरेन ऑर्गेनिज्म। डीएनए का एक पीस लिया हमने, डीएनए का एक पीस लिया, फ्रेगमेंट लिया, और उसको फॉरेन डीएनए में या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म के डीएनए में हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म, ये अपने आप से उस ऑर्गेनिज्म में अपने आप से तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर दें उसके डीएनए में, उसके क्रोमोसोम में, तो ये क्या करेगा बेटा? व्हेन इट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जेनेटिक मटेरियल, जब जेनेटिक मटेरियल में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ऑफ द रेसिपिएंट, इट में बी मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड, तो ये वहाँ पे कॉपी बनाएगा और इनहेरिट भी करेगा अपने कैरेक्टर्स को अलोंग विद द होस्ट डीएनए के साथ, ठीक है। Foreign piece of DNA alter becoming a part of chromosome, it process to ability to replicate, और जैसे ही ये इसका पार्ट बन जाएगा होस्ट क्रोमोसोम का, तो ये क्या करेगा बेटा? इसके पास एबिलिटी है कि ये रेप्लिकेट करे। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, आपको पता है, और उसको हम उस साइट को हम ओरी बोलते हैं, है ना। और इसी को हम क्लोनिंग बोलते हैं, है ना। कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए की को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सी कॉपी तैयार हो जाना ही हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। क्लोन मतलब सेम, बिल्कुल एज इट इज उसे के जैसा बनना, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और बेटा कि ये जीन जो है डीएनए का जो फ्रेगमेंट हम कैसे लेके आए? हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ध्यान है ना, न्यूक्लियस एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो एंजाइम लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा और फिर इसमें होस्ट में डाला। कौन से एंजाइम से चिपकाया? लाइगेज एंजाइम से, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज इसको क्या करवाएगा? रेप्लिकेट करवाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एंजाइम्स को एक बार रिवाइज कर लेना। अभी आगे और देखो, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में किसने बताया था बेटा? या फिर ये किसने बताया था कि अनडिजायरेबल जीन को वो कर सकते हैं? इन 1972 कोहेन और बोयर ने, ठीक है, कोहेन एंड बोयर ने प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है ना, किनका? बैक्टीरिया का, उसमें उन्होंने देखा कि सैल्मोनेला टाइपिनेरियम एक बैक्टीरिया है और उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। उन्होंने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लिया और ई कोलाई जो कि इसी से रिलेटेड स्पीसीज होती है उसके अंदर डाला और उसकी कॉपीज तैयार की। और कॉपीज तैयार करने को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। कब किया? इन 1972 में किया, कोहेन एंड बोयर ने किया। कौन सा जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कहाँ से उन्होंने आइसोलेट किया? सैल्मोनेला टाइपेनेमेरियम से। और किस में डाला था? एस्टेरिया कोलाई में डाला था जो कि इसके रिलेटेड स्पीसीज थी। और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जब इस जीन को ट्रांसफर किया इसके जेनेटिक मटेरियल में तो वो रेप्लिकेट हुआ, उसकी कॉपीज बनी, क्लोन तैयार हुए और ऐसे ई कोलाई तैयार हो गया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी आ गई। तो मतलब सीधी सी बात है, इसके पास जो जीन था उसको हम इसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ई कोलाई भी ऐसा बन सकता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो। सबसे पहले इन 1972 में हुआ था। अच्छा, किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, ठीक है। हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो डीएनए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, जो जीन हमें चाहिए या फिर जो जीन हमारे लिए यूजफुल है उस डीएनए की पहचान तो कर लो, उस जीन को आइडेंटिफाई तो कर लो कि इतना पार्ट है ये हमारे लिए काम का है, इसको ले लो।
फिर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दो। अब उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा, यानी कि ये नहीं कि उसको बस ट्रांसफ़र कर दिया, हमें देखना तो पड़ेगा ना कि वो होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं, क्रोमोसोम का पार्ट बना है या नहीं, और वहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं। तो मेंटेनेंस भी जरूरी है। इन 3 स्टेप्स में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब है टूल्स ऑफ, मतलब कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा क्या होते हैं? पहले तो न्यूक्लियस बताओ क्या होते हैं। न्यूक्लियस मतलब वो एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, है ना। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले इन 1963 में एक मतलब किसी ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको आइसोलेट किया गया। ये मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है और यहाँ पर किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया बेटा, ठीक है। और जैसे ही ये वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे छोड़ा तो ई कोलाई ने क्या किया, यहाँ पर एक तो मिथाइल ट्रांसफ़र कर दिया, मिथाइल ग्रुप, जिससे ये इनएक्टिव हो जाएगा। और फिर क्या किया, इसके डीएनए को कट कर दिया। इसके डीएनए को कट कर दिया तो अब बताओ ये कैसे रेप्लिकेट करेगा। मतलब इसने बैक्टीरियोफेज को मार दिया कि ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मैंने इसको मार दिया। तो साइंटिस्ट ने सोचा ये मतलब क्या है। तब उन्हें पता चला कि कोई ऐसा एंजाइम है इस बैक्टीरिया के पास जो डीएनए को कट कर सकता है। और अगर जगह जगह से उसने कट कर दिया तो वायरस का डीएनए खत्म हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर दिया किसने? बैक्टीरिया ने। पहले मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर किया, उसको हम बोलते हैं मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। और फिर उसने क्या किया, इसको कट कर दिया। तब उन्हें पता चला कि ऐसा कोई एंजाइम है जो कट कर सकता है। और ऐसे 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं। द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। जो डीएनए को एंड से काटता है उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे, और जो डीएनए को अंदर की साइड से काटता है उसको हम एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। स्पेसिफिक साइट्स होती हैं उनकी, ठीक है, कि हमें यहाँ से अगर ये बेस पेयर्स मिलेंगे या फिर ये सीक्वेंस मिलेगी तो हम इसको काट देंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। ठीक है, ऐसा पहला जो एंजाइम है वो कौन सा डिस्कवर हुआ? हाइंड-2 ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो फर्स्ट डिस्कवर्ड है। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछा जाए तो कौन सा होता है? हाइंड-2। और इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होती है। तो मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और इसके लिए 6 बेस पेयर्स होती है। 6 बेस पेयर्स होती है जिनको पहचान के रिकॉग्नाइज करके वहीं से कट करेगा। और हमें आज तक 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिल चुके हैं बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से। ठीक है, 230 स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के, उनसे हमें 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिल चुके हैं। एक तो हाइंड-2 हो गया जो फर्स्ट डिस्कवर्ड है, दूसरा है बेटा EcoR1। ठीक है, EcoR1। अब इनकी नेमिंग कैसे की जाती है? ई ले लिया हमने, एस्चेरिया कोलाई से लिया गया है तो एंजाइम, तो ई तो ले लिया जीनस से, एस्चेरिया कोलाई का जीनस एस्चेरिया है तो वहां से ई को कहाँ से लिया? स्पीसीज से ले लिया। आर कहाँ से लिया? RY13, ये इसका स्ट्रेन है बेटा, ई कोलाई का स्ट्रेन है, यहां से हमने आर ले लिया। ठीक है, वन मतलब उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने ई कोलाई से जिस ऑर्डर में हमने ई कोलाई से इस एंजाइम को आइसोलेट किया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि ये 1 है। ठीक है, EcoR1। सीक्वेंस में जिस ऑर्डर में हमने आइसोलेट किया है, ये पहला एंजाइम है EcoR1 जो हमने ई कोलाई से आइसोलेट किया, इसलिए इसका नाम है EcoR1। हाइंड-2 हीमोफ्लुए कुछ ऐसा नाम है बेटा, इन्फ्लुएंजे। और IH आ गया इसकी जीनस से, IN आ गया इसके स्पीसीज से, D आ गया इसके स्ट्रेन से, और 2 यानी कि सेकंड नंबर पे आइसोलेट किया गया था इस एंजाइम को। ठीक है, सेकंड ऑर्डर।
यहाँ तक बात समझ आई। अब बात है कि रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस, उस स्पेसिफिक साइट को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम का सीक्वेंस का मतलब है कि इधर से पढ़ो या उधर से, उल्टा सीधा एक समान। मलयालम को इधर से पढ़ोगे तो भी सेम है, इधर से पढ़ोगे तो भी सेम है मलयालम, और शायद मैंने बताई हुई भी है उस चैप्टर में। जैसे और डीएनए में आपको पता है एंटी पैरेलल होते हैं, तो GAATTC और ये है CTTAAG। यहाँ से पढ़ोगे GAATTC, और अगर इस साइड से पढ़ोगे तो GAATTC। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन डीएनए आपको पता है बेटा एंटी पैरेलल है, 5 प्राइम टू 3, 3 प्राइम टू 5। इसी वे में कहा जाएगा कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और ये ऐसे कट करेगा इसको, ऐसे, है ना? क्यों ये? और फिर जिस दूसरे डीएनए को कट करना है बिल्कुल सेम सीक्वेंस पे ही जाके उसको कट करेगा, और जैसे ये दोनों नजदीक आएंगे, स्टिकी एंड्स हैं इनके पास, अनपेयर्ड बेस पेयर्स हैं, और ये जैसे ही नजदीक आएंगे लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये दोनों चिपक जाएंगे, और इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। अब दूसरे टाइप के ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो ब्लंट एंड से काट देते हैं। ब्लंट एंड का मतलब है कि ये पूरा है, इसको यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं। अब इसमें अनपेयर्ड बेस पेयर्स तो है नहीं, तो हम इसको कैसे दूसरे में चिपका पाएंगे? इसलिए ब्लंट एंड से काटते हैं, वो हमारे लिए काम के नहीं है। जो स्टिकी एंड से काटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो ही हमारे लिए काम के होते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के होते हैं, ठीक है। टाइप 1 सीक्वेंस होती है, मतलब जो सीक्वेंस हम बताएंगे उससे बहुत ज़्यादा दूर काटेगा, जो कि हमारे लिए काम का नहीं है। टाइप 3 उसके आसपास काटेगा, लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक सीक्वेंस जो हम बताएंगे या फिर जो हमें चाहिए उसी पे नहीं काटेगा, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं। टाइप 2 बिल्कुल एज इट इज़ स्पेसिफिक साइट से काटेगा, इसलिए यही हमारे लिए काम का है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 हमारे काम का होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है। टाइप 1 बहुत दूर बेस पेयर्स हैं वहाँ काटेगा, जो ओरी होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उससे बहुत दूर काटेगा। 3 आसपास काटेगा मगर एग्जैक्ट उस पर नहीं काटेगा। टाइप 2 बिल्कुल एग्जैक्ट काटेगा, ठीक है। ये देखो जैसे ई को R1 की, द एंजाइम्स कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है। ई कोलाई कट करेगा किसी भी डीएनए को, उसकी सीक्वेंस होती है, याद कर लेना, GAATTC, जो डीएनए में प्रेजेंट होती है, और उसको ऐसे कट कर देगा बेटा, ये देखो। और ये दूसरा डीएनए है, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही कट करेगा ये। और जैसे ये दोनों नजदीक आएंगे तो लाइगेज एंजाइम के हेल्प से स्टिकी एंड्स दोनों चिपक जाएंगे, और इससे ये क्या बन जाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। कैसा डीएनए बन जाएगा? रिकम्बिनेंट। रिकम्बाइन करना, किसी भी 2 फॉरेन डीएनए को रिकम्बाइन करना ही हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। ई को R1 की सीक्वेंस ध्यान रख लेना, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक साइट, जो कि पैलिंड्रोम होती है ना, जिसको इस साइड से पढ़ो या उस साइड से एक ही बात होती है। समझ आ रही है बात? तो मेनली एंजाइम्स कौन कौन से यूज हुए हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज, और जो हमें वेक्टर चाहिए था, अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, व्हीकल की ज़रूरत होती है। जैसे मच्छर ट्रांसफ़र कर देता है ना अपने प्लाज्मोडियम को, वैसे ये वेक्टर भी उस डीएनए को होस्ट में डाल देगा। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ा है इसको, उसके लिए कोई स्पेसिफिक वेक्टर चाहिए जो उसको उसके अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके आए वेक्टर, और जो होस्ट जिसमें हमने ये करवाना है वो होस्ट भी हमें चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। कल हम पढ़ेंगे कि मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए होता कैसे एक्चुअल में। डेफिनेशन देख लिया आपने, और होता क्या है ये भी देख लिया, लेकिन कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताना इसमें। थैंक यू।